नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। एंड जैसा कि आपको पता है कि आपके हर सेशन के पहले मैं यही बोलता हूं कि जैसा कि आपको पता है कि हम क्या करने वाले हैं आज। तो आज के सेशन में हम बेसिकली हमारी जो कक्षा 8वीं की मैथ्स है, जिसको स्ट्रांग बनाने का जो वो कहते हैं हम प्लेज आप और हम ले चुके हैं, तो वो उस प्लेज को आगे बढ़ाते हुए उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज हम शुरू करने वाले एक नया चैप्टर। तो हमारी जो दुकान है मैथ्स को अच्छा करने की, उसका जो शटर खुलेगा आज, वो खुलेगा एक नए यूनिट के बारे में चर्चा करते हुए, जिसका नाम है मेंसुरेशन। यूनिट क्रमांक 11 है ये आपके किताब की, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे वो एग्जाम्पलर हो, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के चैप्टर्स में नंबर्स का फर्क होता है, पर यहाँ पे शायद वो फर्क नहीं है। तो मेंसुरेशन चैप्टर में आप क्या पढ़ते हैं, तो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ते हैं ये हम इस सेशन में देखेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम इस सेशन में देखेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको करना है हमारा साथ देना है, किस तरीके से कि अपने आप को एकदम पक्का मन करके बैठना है कि आज तो मुझे ये चैप्टर पढ़ना ही है। और दूसरा, जहां भी आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो कृपया थोड़ा सा वीडियो को दोबारा देखें और कॉन्सेप्ट को समझ के ही घर पे वापस जाना है, अर्थात वीडियो को बंद करना है। बाकी तो आपको थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन करना होता है, तो उसका विशेष ध्यान रखें कि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। और थोड़ा सा आपको सवालों को देख के जज करना पड़ता है कि यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो किस कॉन्सेप्ट को लगाना है, किस तरह के कैलकुलेशन है, इन दोनों को यदि आप सटीक बैठा पाएंगे तो आपको ये चैप्टर आसान पड़ेगा और इनफैक्ट काफी स्कोरिंग पड़ जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा सिलसिला। पहले हम एक बार पेन टेस्ट कर लेते हैं। तो क्या हमारा पेन यहाँ पे चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे स्क्रीन को कर सकते हैं क्लियर और शुरू करेंगे हमारे सिलसिले को। सबसे पहला, जैसा कि हमारा हर बार का ट्रेडिशन रहा है, थोड़ा सा होगा कॉन्सेप्ट का रिव्यू, ठीक है। जहां पे आप जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में, लाइक पूरे चैप्टर में, वो यहां पे रिव्यू किए जाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट है, पहला जो आपका डेफिनेशन है वो है अबाउट पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर? इन सिंपल सेंस इट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो किसी भी 2D ऑब्जेक्ट के आउटर लेयर के या फिर जो आउटर बाउंड्री है उसकी लेंथ निकालना कि वो कितनी है, वो कहलाता है पेरीमीटर निकालना, ठीक है। व्हाट इज एरिया? एरिया इन टर्म्स ऑफ 2D फिगर इज द रीजन एनक्लोज्ड इन अ सिंपल क्लोज फिगर। मतलब जब आप कोई सिंपल क्लोज फिगर बनाते हैं तो कितना इलाका, कितना रीजन उसके अंदर आ गया, वो कहलाता है आपका एरिया। उदाहरण के तौर पे यदि यहां मैं एक ऐसा सर्कल बना देता हूं तो इस पूरे शीट में से, जो कि आपको एकदम दिख रहा है व्हाइट व्हाइट, कितना एरिया, कितना इलाका या फिर कितना पार्ट इनके अंदर आ गया, वो कहलाता है एरिया। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। चलिए, पेरीमीटर का फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल आपको याद होना चाहिए, 2 इंटू एल प्लस बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला एल इंटू बी, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड। ये सब आपको याद होने चाहिए, आप पहले इनको पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, जिसको हम सिर्फ बेस इंटू हाइट भी बोलते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, जिसको हम बेस इंटू हाइट भी बोलते हैं। एरिया ऑफ सर्कल यहां पे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और एरिया ऑफ ट्रापेजियम हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब देखिए यहां पे सर्कल तक आई थिंक आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जो इस बार नया आया है वो है ट्रापेजियम, दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। ये कुछ नया आया इस बार, बाकी सब तो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। चलिए, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा एरिया ऑफ रोम्बस, अगला पॉइंट है हमारा, सॉरी, ये भी आपको नया देखने को मिलता है। यहां पे एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल साइड्स, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। पैरेलल साइड्स तो रोम्बस उसमें होता है, ट्रेपेजियम में। तो डायगोनल्स का प्रोडक्ट हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब बेसिकली D1 इंटू D2 को इंग्लिश में लिखा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। जो नई चीजें आपने पढ़ी हैं वो है क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, तो अब उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये लैटरल सरफेस एरिया किस चीज का नाम है। सर, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में जब आप उसके केवल 4 वॉल्स या फिर केवल जो, अगर मान लो वो साइड वाला है, जैसे कि क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, तो उसकी 4 वॉल्स का जब आप निकालते हैं एरिया, वो कहलाता है लैटरल सरफेस एरिया, 4 इंटू साइड का स्क्वायर फॉर क्यूब। तो यहां पे बेसिकली क्या होता है, यहां पे आप उसके टॉप और बॉटम को कंसिडर नहीं करते। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा सर? टॉप और बॉटम को भी हम वो करेंगे कंसिडर, उनको भी हम लेंगे सॉल्व करते समय, तो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब ये कैसे आता है, तो जरा यहां पे ध्यान दो कि एक जो क्यूब होता है
जब आप उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो आप बेसिकली निकाल रहे हैं कि ये जो आपको फेसेस दिख रहे हैं, ठीक है, इनका एरिया कितना है, ठीक है। तो अगर आप इनमें से किसी एक को पकड़ेंगे तो वो जो एक है वो तो कैसी है, वो है स्क्वायर, ठीक है। तो इनमें से किसी एक स्क्वायर का एरिया निकाल दो और उसके बाद ऐसे 6 हैं तो इंटू 6 कर दो। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो यहां पे हो जाएगा a इंटू ए, तो मतलब हो जाएगा कितना, a स्क्वायर। और क्योंकि ऐसे 6 फेस होते हैं तो 6 इंटू साइड स्क्वायर या फिर a स्क्वायर भी कहा जाता है। चलिए, क्यूबॉइड के केस में डायमेंशन थोड़े अलग हो जाते हैं, तो उसका लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। क्या, 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी होता है उसका लैटरल सरफेस एरिया। और उसका टोटल सरफेस एरिया कितना सर, टोटल सरफेस एरिया होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क है, क्यूबॉइड में डायमेंशंस थोड़े ज्यादा वो होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे क्यूब में क्या होता है, सारे डायमेंशन की वैल्यू बराबर, यहां पे ऐसा नहीं होगा। तो मान लीजिए ये सामने वाला है, तो ये सामने वाला जो फेस है इसके लिए आपका एरिया हो जाएगा एल इंटू एच, जो नीचे है या जो ऊपर है उसके लिए हो जाएगा एल इंटू बी, जो इधर है उसके लिए हो जाएगा बी इंटू एच, ठीक है। तो ये डिफरेंस है यहां पे, इसीलिए एल बी बी एच एच एल दो बार, क्योंकि एक बार नीचे एक बार ऊपर। और जब आप ये वाला फॉर्मूला लेते हैं लैटरल सरफेस एरिया वाला, तो उसमें आप ऊपर और नीचे वाला कंसिडर नहीं करते हैं। कई बार आपको एग्जाम में आएगा कि आपको ऊपर या नीचे वाले में से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो आप उस हिसाब से अपने फॉर्मूला को एडजस्ट करते हैं, जो कि हमने इसके एनसीईआरटी वाले एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी वाले सेशंस में अच्छे से किया है, समझा है। यदि आपने वो सेशन नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिए, उसमें आपका ही फायदा है। चलिए अब बात करते हैं हम सिलेंडर की, जो कि तीसरा ऑब्जेक्ट है हमारा, तो उसका लैटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अब इसका नाम कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों हो जाता है, क्योंकि यहां पे सरफेसेस लैटरल मतलब फ्लैट नहीं है, केवल कर्व्ड रहती हैं। तो अगर आप केवल कर्व सरफेस ले रहे हैं, टॉप और बॉटम को नहीं गिन रहे हैं, तो आपका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। अगर आप इसका टोटल सरफेस एरिया देख रहे हैं तो आपका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। अगर मैं आपको एक क्विक रिवीजन दूं, ये फॉर्मूला आता कहां से है, तो सर आप एक काम कीजिए, एग्जांपल लीजिए बैंगल्स का, ठीक है। अब आप 10 बैंगल को एक साथ रखेंगे, उसमें से कोई एक बैंगल पिक कीजिए, ठीक है। जब आप 10 बैंगल को साथ रखेंगे एक सिलेंडर टाइप का शेप बन जाएगा, उनमें से किसी एक को बाहर निकालेंगे तो ये बताएगा आपको बाहरी सरफेस के बारे में। बाहरी सरफेस सर्कुलर है, उसका एरिया उसका सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर, और ऐसे कितने बैंगल्स हैं, तो हाइट के बराबर बैंगल्स हैं, इसलिए इंटू एच, ठीक है। वो एक का इंटू एच करेंगे तो पूरे का। ये हमने डिटेल में समझा जब हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो आप एनसीईआरटी सीरीज में जाकर इन्हें देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको वहां पे नहीं आएगी, ऐसी मेरी आशा है। चलिए, ऐसे ही अगर आप इसकी बात करें 2 पाई आर आर प्लस एच, तो इसमें क्या होता है, सी एस ए हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच, और टी ए से मतलब एक बार टॉप और एक बार बॉटम दोनों को लेना पड़ेगा। और क्योंकि टॉप और बॉटम सर्कुलर हैं तो उनका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। इसको जब आप ऐड करके सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 2 पाई आर, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आर प्लस एच, ठीक है। चलिए, वॉल्यूम क्या होता है, तो भाई किसी भी चीज का ये इंफॉर्मेशन निकालना कि वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कितनी जगह लेगा, उसमें कौन हेल्प करता है, उसमें हेल्प करता है आपका वॉल्यूम। तो कोई भी चीज कितनी जगह लेगी, उसमें कितनी कैपेसिटी है, वो निकालने के लिए आप क्या यूज करते हैं, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, ठीक है। जो भी साइड है आपकी उसको 3 बार मल्टीप्लाई, और इसके बाद हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, भाई ये भी क्यूब का भाई है लेकिन थोड़ा सा टफ है, तो एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको भी अगर आप समझना चाहें बैंगल के एग्जाम्पल से, तो मान लीजिए आपके पास 15 बैंगल्स हैं, ठीक है। कितने, 15 बैंगल्स। उन 15 बैंगल्स को जब आप साथ में रख रहे हैं तो आपका एक सिलेंड्रिकल शेप बन रहा है, ठीक है। अब उनमें से एक बैंगल निकाल लीजिए। जब आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो आप अंदर के कैपेसिटी की बात करते हैं, जब आप सरफेस एरिया की बात करते हैं तो आप केवल बाहरी सतह की बात करते हैं, आउटर सरफेस की बात करते हैं। इसीलिए जब हम सिलेंडर का आउटर सरफेस के बारे में बात कर रहे थे तो हमने सर्कल के आउटर सरफेस अर्थात सरकमफेरेंस की बात की। अब जब हम सिलेंडर के अंदर की बात कर रहे हैं तो हम सर्कल के अंदर की बात करेंगे, मतलब एरिया की बात करेंगे। एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अब
ये जो एरिया होगा ये एक बैंगल का, ऐसे कितने बैंगल हैं 15, तो क्या करना पड़ेगा इंटू 15 करना पड़ेगा। अगर बैंगल होते 10 तो इंटू 10 करना पड़ता, अगर बैंगल होते 20 तो इंटू 20 करना पड़ता। तो मतलब जितनी होगी हाइट उतने से मल्टीप्लाई, तो इंटू h। तो आपका एरिया क्या हो गया, आपका वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर h। इसको हमने ऑल डिटेल में कहां पढ़ा है, जी हाँ आपको पता है, जो कि मैं पिछले 10 मिनट से रिपीट कर रहा हूं, हमारी ही एनसीईआरटी सीरीज में आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। चलिए कुछ चीजें जो कि आपको कैलकुलेशन के बारे में पता होनी चाहिए। एक कि भैया जब आप भी कन्वर्ट करेंगे किसी भी कैपेसिटी को लीटर में तो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 मिलीलीटर, ठीक है, और 1 लीटर में होते हैं 10,000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर। ये क्यों, क्योंकि कई बार आपका सवाल जो होता है वो आपको कैपेसिटी किस में बताता है, लीटर्स में बताता है, तो लीटर से उसको मीटर में चेंज करके कैलकुलेट करना ही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, इसलिए वो करना जरूरी है। चलिए यहां पे हो गया हमारा आई थिंक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट ओवर। हम शुरू करने वाले हैं एग्जांपल्स। तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट थे वहां पे ज्यादा कुछ समझने का नहीं था, केवल एक क्विकली हमने फॉर्मूलेज को रिवाइज कर लिया। अब हम सीधे आएंगे सवाल सॉल्व करने की तरफ। पहला एग्जांपल है आपका एमसीक्यू। क्या बोल रहा है आपको जो यहां पे ट्राइंगल दिया है ADE, ये वाला बड़ा सा, उसका एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वो जो 8 सेंटीमीटर है वो हमारे लिए बेस का काम करेगा, तो यहां आ जाएगा 8, और जो ये वाला साइड है ये हो जाएगा हमारे लिए हाइट हो जाएगा 10, ठीक है। कैसे, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस की जगह आ जाएगा 8, हाइट की जगह आ जाएगा 10, 2 और 10 कैंसल तो 5, 8 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए आपका एरिया। ऑप्शन डी मुझे हमारे उत्तर से मैच खाता हुआ दिख रहा है, तो हम करेंगे ऑप्शन डी को मार्क। ये वाला पार्ट हो जाता है हमारा ओवर। आसान था ये वाला क्वेश्चन। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे एग्जाम्पल 2 की तरफ। अब एग्जाम्पल 2 है आपका, व्हाट विल बी द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब व्हेन इट्स साइड बिकम्स 10 टाइम्स द ओरिजिनल साइड। ठीक है, तो पहले हम ओरिजिनल क्यूब की बात करते हैं। ओरिजिनल क्यूब, ठीक है, इसमें आपकी साइड को मान लो x है ना। चलिए साइड को क्या मानना है सर, साइड को मान लेते हैं x। चलिए जैसा आपने कहा साइड को मान लिया x। वॉल्यूम बताओ सर, वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, तो ये हो जाएगा x क्यूब। चलिए यहाँ पे तो यह खत्म हो गया। अब नए क्यूब में क्या हो रहा है सर, नए क्यूब में कुछ चेंज आ रहा है, और वो चेंज ये है कि जो साइड है उसकी डायमेंशन x की जगह कितनी हो रही है, 10 टाइम्स, अर्थात 10x। ठीक है, अब अगर साइड है 10x तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर, वॉल्यूम हो जाएगा 10 टाइम्स मतलब 10x का क्यूब। तो कितना हो जाएगा सर, क्यूब करेंगे तो 10 की पावर 3 हो जाएगा 1000x क्यूब। अब ये जो x क्यूब है ये आप स्क्रीन पे और कहीं भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि सर वो ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम है, तो मतलब न्यू क्यूब का वॉल्यूम, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे वॉल्यूम n, ठीक है, और वॉल्यूम ओल्ड को जब आप कंपेयर करेंगे तो इट इज अपॉन कितना, 1000x क्यूब अपॉन था x क्यूब। कैंसल किया तो जो नया वॉल्यूम है वो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पुराने वॉल्यूम के बराबर। तो नया वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम न्यू इज 1000 इंटू वॉल्यूम ओल्ड या ओरिजिनल। अब आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा सेंटेंस बेस्ट फिट हो रहा है। सर ए, वॉल्यूम बिकम्स 1000 टाइम्स, क्या ऐसा हो रहा है? हाँ सर, जो नया वॉल्यूम है वो पुराने वॉल्यूम का 1000 गुना हो चुका है। तो ऑप्शन ए सबसे बेहतर सूट कर रहा है हमारी दी हुई जानकारी को। तो इसके साथ हम कर सकते हैं यहाँ पे इसको गोले में मार्क और मूव कर सकते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या आपको ये समझ में आया? आसान था ये जी सर। चलिए अब तीसरा वाला, फिल अप द ब्लैंक्स है तीसरा और चौथा सवाल। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, किसी भी रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो हाफ यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे d1 d2 को लिखा है डायगोनल्स, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इज इक्वल टू, एकदम इंग्लिश भाषा में प्योर तो लिखोगे आप इज इक्वल टू हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है। उनका जो भी डायगोनल्स है उसके प्रोडक्ट का आधा होता है। प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो जब आप बोलते हैं d1 d2 आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली मल्टीप्लीकेशन तो कर रहे हैं, और उसका हाफ, ठीक है।
यस सर, ये हो जाएगा एग्जाम्पल 3 सॉल्व। और आगे बढ़ने की ओर हम करेंगे रुक। एग्जाम्पल 4, इफ एरिया ऑफ फेस ऑफ अ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ये बस फिलअप के फॉर्म में पूछ लिया है। अब यहां ध्यान दो, ये आपका क्यूब है मान लीजिए, जो कि नहीं दिख रहा है क्यूब फिलहाल, थोड़ा इसको और अच्छे से बनाते हैं। चलिए मान लीजिए ये आपका क्यूब है, ठीक है, ऐसा ही यहां पे बन रहा है। इसका जो फेस है, मतलब जो ये वाला इलाका है, ठीक है, इसका एरिया आपको बोल रहा है कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये एक फेस का है। ऐसे कितने फेस होंगे सर, ये वाला फेस भी होगा, ये वाला भी होगा, इधर भी होगा, नीचे भी होगा, पीछे भी होगा, सब जगह पे 6 फेस। और क्योंकि ये क्या है, क्यूब है, तो सारे फेस एक दूसरे के जैसे ही होंगे। तो जितना एरिया इसका है, बाकी सबका एरिया भी उतना ही होगा। तो ऐसे 6 फेस हैं, तो इंटू 6 कर सकते हो, तो आपका आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक और तरीका इसको देखने का, कि जब आप कह रहे हैं कि भाई 6 फेस है और एक फेस का है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फेस का एरिया निकालोगे कैसे सर? उसका फॉर्मूला है a इंटू ए, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, ठीक है, और टीएसए का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड इंटू साइड, 6 इंटू साइड स्क्वायर। आपको सॉल्व करके ये वाली वैल्यू पता है, पहले से ही सवाल में दी है 10 साइड इंटू साइड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, केवल 6 मल्टीप्लाई करना है, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जैसे भी आप समझे कि भाई यहां पे एक वैल्यू मिसिंग थी, आपने वो डाल दी, या फिर आपने हर एक फेस का जोड़ के 60 निकाल दिया, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। एग्जाम्पल 5 और 6 आपको क्या बोल रहा है, केवल ट्रू या फॉल्स है ये जानकारी आपको देनी है। पहला स्टेटमेंट है आपका 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने क्या पढ़ा है कि भाई 1 मीटर में होते हैं 1000 लीटर्स। ठीक है, अब देखो यहां पे लीटर बदला लेगा, तो बदला किससे लेगा, वो लेगा मीटर के ही छोटे भाई, मतलब सेंटीमीटर क्यूब से। तो 1 मीटर क्यूब हैज 1000 लीटर्स एंड 1 लीटर डज हैव 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। और एक और जो चीज आपको पता होनी चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर। ठीक है, यस सर। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अमाउंट ऑफ रीजन ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड इज कॉल्ड ए सरफेस एरिया। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कोई भी सॉलिड है वो कितना रीजन ऑक्यूपाई कर रहा है, क्या आप उसको सरफेस एरिया बोलते हैं? सर रीजन ऑक्यूपाई कर रहा है तो मतलब देखो वो कितनी जगह ले रहा है, ठीक है, कितना उसको जगह चाहिए, कितना उसको स्पेस चाहिए, और वो डिसाइड करता है उस चीज का वॉल्यूम। ठीक है, न कि सरफेस एरिया। सरफेस एरिया केवल आउटर चीजों की बात करता है कि बाहरी सतह कितनी है, वो कितना बड़ा है, उसका साइज क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, कितना बड़ा है, कितनी जगह लेगा, वो कौन तय करता है, वो तय करता है आपका वॉल्यूम। क्योंकि देखो सरफेस एरिया केवल बाहरी सतह के बारे में, तो जब आप कोई चीज उठा रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, कहीं पे रख रहे हैं, तो केवल उसकी बाहरी सतह को नहीं देख रहे हैं आप, अंदर के जो भी उसका कंटेंट है उसके हिसाब से आपको जगह बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। आप करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। एग्जाम्पल नंबर 7 है आपका कि 160 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज यूज्ड टू इरिगेट अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, सवाल अच्छा जरा समझना, जिसका एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको दिया है एरिया ऑफ फील्ड कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस फील्ड में जैसे मान लो ये आपका फील्ड है, ठीक है, तो ऐसा कुछ बना देता हूं कि मान लो ये आपका फील्ड है, जो कि किस भी शेप का आप ले सकते हैं। मैं इसको इस शेप का बना रहा हूं, शायद हमें कुछ क्लैरिफिकेशन मिल जाए यहाँ पे, जो कि अच्छा नहीं बन रहा है। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसा है आपका फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे, अगर आपको सिर्फ क्यूबॉइड शेप बनाना है तो कुछ ऐसा बना लीजिए। मान लीजिए ये रहा आपका क्यूबॉइड शेप फील्ड। ठीक है, अब चलो साइड में देखो यहाँ पे बाउंड्री वाला, वो क्या बोल रहा है कि आपने आपके फील्ड में 160 मीटर क्यूब पानी दे दिया है, मतलब आपने इरिगेशन कर दिया है। अच्छा एक बात बताओ,
क्या ऐसा होता है कि पानी डालते ही पूरा पानी सॉइल में चले जाता है? नहीं सर, आपने अपनी पढ़ाई के समय देखा होगा, जब भी आप पैडी वगैरह का प्रोडक्शन देखते हो, उसके इमेजेस देखते होंगे आपके ज्योग्राफी की किताबों में या फिर किसी और किताब में, तो जो पैडी होता है एग्जाम्पल के तौर पे, उसमें आपको क्या चाहिए होता है? उसमें आपको स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है, ठीक है, मतलब पानी यहाँ पे भरा रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर पानी यहाँ पे भरा रहेगा तो क्या वो किसी शेप में होगा? यस सर। किस शेप में सर? क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल शेप फील्ड है और उसमें आप पानी भर रहे हैं, तो पानी जो है वो यहां पे आगे बढ़ के शेप ले लेगा एक क्यूबॉइड का। एक एग्जांपल इसका है भाई, हम घर में बर्फ जमाते हैं, ठीक है, तो भाई जब आप जमीन पे डालते हैं बर्फ तो वो तो सीधी होती है, मतलब जब आप जमीन पे पानी डालते हैं वो तो स्ट्रेट जाता है, पर वही पानी को जब आप क्यूबॉइडल बर्फ के उसमें डालते हैं तो वो पानी कैसा शेप ले लेता है? क्यूबॉइड का शेप ले लेता है। ऐसे यहां पे भी जब आप आपके क्रॉप में पानी डालोगे तो बिकॉज ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस, ठीक है, जो पानी है वो भी उसी बेस के सहारे किस शेप का हो जाएगा? रेक्टेंगुलर शेप लेके एक क्यूबॉइड बना देगा, मेड अप ऑफ कंप्लीटली वाटर। आपको यह बताना है कि जितना पानी डाला है उसकी हाइट क्या होगी, ठीक है। आपको एरिया ऑफ फील्ड दे दिया, आपको कितना दे दिया? आपको अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ वाटर दे दिया कि इतना पानी डालना है, ठीक है। चलिए, तो भाई 160 मीटर क्यूब। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में 1 मीटर की हाइट तक पानी चाहिए तो क्या मैं निकाल सकता हूं कितना पानी चाहिए होगा? सर आपको पता है फील्ड का एरिया कितना है, ठीक है, मतलब बेसिकली ये क्या हो जाएगा? फील्ड का एरिया कैसे निकालोगे? L इंटू बी। सर आपको पता है L इंटू बी करने पे कितना आएगा? आपने हाइट सोच ली है 1 मीटर, तो भाई L इंटू बी इंटू एच करने पे हमें वॉल्यूम मिल जाएगा कि कितना पानी, कितनी कैपेसिटी हमें चाहिए, तो इंटू एच करने पे आपको वॉल्यूम मिल जाएगा वाटर का। तो बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूं यहां पे कि भाई एरिया ऑफ फील्ड, कि भाई इतना बड़ा फील्ड है इंटू कितना पानी चाहिए, अगर आप इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता चल जाएगा कि खेत में कितना पानी है, तो हाउ मच वाटर ये आपको मालूम चल जाएगा। कैसे? भाई आपने बता दिया कितने बड़े एरिया में पानी को जाना है, पानी कितने देर तक स्टैंडिंग रहेगा, क्या हाइट रहेगी वो भी आपने बता दिया, तो फिर आप क्या निकालोगे? कितना पानी चाहिए। तो भाई हाइट, आपका एरिया ऑफ फील्ड है 800, हाइट आपको पता करनी है h, कितना पानी चाहिए? जितना मिल रहा है पूरा 160, उस हिसाब से हाइट डिसाइड होगी। h की वैल्यू क्या होगी? सर 160 डिवाइड बाय 80 मतलब 800, शून्य से शून्य कैंसिल, कितना हो जाएगा? ये 1 जा और ये 5 जा, तो ये हो जाएगा 0.20 मीटर्स का आपको क्या चाहिए? पानी का स्टैंडिंग हाइट चाहिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना? 200 सेंटीमीटर पानी स्टैंडिंग चाहिए इस पूरे क्रॉप को यूज करने के लिए। क्या आपको ये समझ में आया? कैसे निकाला आपने? सर बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन था कि जो फील्ड है उसमें जब आप पानी डालते हैं तो पानी फील्ड का शेप लेकर एक क्यूबॉइडल शेप बनाएगा, ठीक है। इस क्यूबॉइडल शेप का वॉल्यूम वुड गिव अस कि खेत में कितना पानी या फिर उस फील्ड में कितना पानी गया है, तो वो हमने यूज करके अपनी हाइट को निकाल लिया कि भाई कितना हाइट था पानी का जब इसको इतना पानी दिया गया इस फील्ड को, ठीक है। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे एग्जांपल 8 की तरफ, ठीक है। एग्जांपल 8 क्या बोल रहा है आपसे? ये शायद पिछले वाले से काफी आसान। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज वन साइड मेजर्स 5 सेंटीमीटर एंड द वन डायगोनल एज 8 सेंटीमीटर। अब तक आपने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें डायगोनल दोनों दिए थे, यहां पे एक ही डायगोनल दिया और एक साइड दिया है। चलिए हम डायग्राम तो बनाते, देखते हैं क्या हो पाता है हमारे साथ इस पूरे फिगर में। तो भाई ये हो जाएगा आपका रोम्बस, मान लो ये हो जाएगा आपका रोम्बस, ठीक है, जो कि दिख नहीं रहा है क्योंकि थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, बिकॉज रोम्बस में क्या होता है सारी साइड्स बराबर होती है। ये भी बड़ा दिख रहा है, दिस लुक्स बेटर आई थिंक सो, यस सर। चलिए तो ये हो जाएगी आपका रोम्बस जिसमें साइड्स कितनी है? 5 मीटर है एक साइड और एक डायगोनल है आपकी 8, जो ये वाली मान लो डायगोनल कितनी है? 8 है। कौन सी वाली? इधर वाली। चलिए ये 5 सेंटीमीटर, ये डायगोनल है पूरी 8। आप बनाएंगे दूसरी डायगोनल बिकॉज उसके बिना एरिया निकालना असंभव है। चलिए अच्छा, दोनों डायगोनल के बीच में क्या कनेक्शन होगा? सर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती हैं, अर्थात किसी भी रोम्बस की डायगोनल एक दूसरे को कट करती हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। कट करने का क्या तात्पर्य है कि अगर पूरी डायगोनल 8 है तो ये वाला हिस्सा 4 होगा, ये वाला हिस्सा 4 होगा, ठीक है।
आपको क्या निकालना है, आपको निकालना पड़ेगा दूसरी डायगोनल ताकि आप एरिया निकाल सके, क्योंकि ये देखो 5 है। अब जरा फोकस करो ऊपर वाले ट्राइंगल पे, उस ट्राइंगल की क्या खूबी है? सर सबसे पहला तो उसकी दो साइड गिवन है, बिल्कुल ठीक, और एक और खूबी है यहां पे कि उसका एंगल कितना है, 90 डिग्री है, बिकॉज किसी भी रोम्बस की डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। तो अगर आप इसको नाम देना चाहें तो आप लिख दीजिए ABCD। चलिए तो हम लिख रहे हैं कि भाई ABCD और बीच वाले पॉइंट को लिख देते हैं O, ठीक है। चलिए तो अब हम कहां से शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे कि भाई ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है, जिसमें AB या कोई सी CD की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज सारी साइड्स बराबर होती हैं, एंड AC जो डायगोनल है इज कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप यूज करोगे इन ट्रायंगल OCD, कहां है वो ऊपर वाला OCD, ठीक है। क्या होगा, आप लिखोगे D1 या फिर नाम लिख दो कि भाई DO इज परपेंडिकुलर टू CO, DO इज परपेंडिकुलर टू CO बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस हैं और जो कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। चलिए ठीक है, अब आपको निकालना पड़ेगा इस किसको निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा OD की वैल्यू को, तभी तो आप आसानी से एरिया निकाल पाएंगे, बिकॉज एरिया निकालने के लिए डायगोनल चाहिए। चलिए तो हम यहां पे यूज कर रहे हैं कि भाई एंगल DOC इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्यों, क्योंकि सर डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हो, डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, मतलब बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे आपको मिलेगा कि भाई इन ट्रायंगल जो ये OCD था, हम यूज कर सकते हैं 90 डिग्री एंगल वाले किसी भी ट्रायंगल के साथ आदरणीय हमारे परम पूजनीय गुरुजी पाइथागोरस जी, जो कि हर जगह हमें हमारी हेल्प करने आ जाते हैं। तो यहां पे होगा DO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, दैट इज दो साइड्स का स्क्वायर, इज इक्वल टू थर्ड एंड द बिगेस्ट साइड दैट इज DC स्क्वायर। क्या नाम है इसका, पाइथागोरस थ्योरम, जो ये कहती है कि यदि एक राइट ट्रायंगल है आपके पास, तो दो छोटी वाली साइड जो कि 90 डिग्री से कनेक्टेड हैं, उन दोनों के स्क्वायर को जोड़ने पर तीसरी साइड जो कि 90 डिग्री के जस्ट सामने है उसके बराबर होगा। तो DO की वैल्यू आपको पता करनी है, इसको लिख लिया x स्क्वायर, ये है 4 स्क्वायर और यहां हो जाएगा 5 स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यूज हमें दी हुई हैं। तो x स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 25, x स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 16 अर्थात 9 के बराबर। तो x स्क्वायर हो जाएगा 9 के बराबर, तो x हो जाएगा किसके बराबर, 3 के बराबर, ठीक है। तो आपके पास OD की वैल्यू आ गई 3। अब क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, तो जब ये वाला हिस्सा 3 है, ये वाला हिस्सा भी 3 होगा, तो देयरफॉर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे देयरफॉर कितनी हो जाएगी डायगोनल, देयरफॉर BD इज इक्वल टू 3 प्लस 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों डायगोनल मिल गए, अब खाली एरिया निकालना है। तो भाई एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, सर एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2, दैट इज कितना, हाफ इंटू D1 की वैल्यू है आपके लिए 8 और D2 की वैल्यू आपने अभी निकाली 6, कैंसिल करोगे आप तो ये हो जाएगा 4, 6 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए आपका रोम्बस का एरिया। तो अब तक जो आप एनसीईआरटी में सवाल कर रहे थे वो सीधे थे कि डायगोनल दी है एरिया निकाल दो। यहां पे आपको एक्चुअली एक अच्छा सवाल मिला जहां पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी थी, कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करके, आदरणीय परम पूजनीय पाइथागोरस थ्योरम को कॉन्सेप्ट का यूज करके, और उसके बाद आपने डायगोनल निकाली, फिर उसको डबल किया, क्योंकि ये सारे फीचर्स किसके होते हैं, रोम्बस के होते हैं। आप पहले ये पढ़ चुके हैं किस चैप्टर में, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स में। अगर नहीं है याद तो एक बार रिवाइज कर लीजिए प्लीज, कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे तो फिर आसानी से सवाल सॉल्व होंगे। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले एग्जांपल की ओर। अब एग्जांपल नंबर 9 है हमारा यहाँ पे क्या करना है आपको दिया एक ट्रेपेजियम जिसकी पैरेलल साइड्स हैं 40 और 20, और यदि नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल तो 26 है जिनकी मेजरमेंट आपको बतानी है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब यदि आप इस सवाल को पहले ही नजर पड़ते हैं, प्रथम दृष्टया आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे आपको ट्रेपेजियम की हाइट तो दी ही नहीं है, और जब ट्रेपेजियम की हाइट नहीं दी होगी तो भाई साहब ट्रेपेजियम का एरिया निकलेगा कैसे, तो उसके लिए हमें करनी पड़ेगी बहुत सारी मेहनत। क्या करनी पड़ेगी, MEHENAT अर्थात मेहनत करनी पड़ेगी। पहले हम बनाते हैं डायग्राम। चलिए ये है आपका 20, ठीक है,
इधर पे आपका बन गया यहाँ पे नीचे, और ये हो गया 40। ठीक है, चलिए 20, 40, और ये दोनों साइड से आपकी 26, 26। अब जरा यहां पे आप समीकरण समझना किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ट्रपेजियम से आसान जो आपको पड़ता है वो पड़ता है पैरेललोग्राम, है कि नहीं। ठीक है, और जो एक और चीज जो आपको आसान पड़ती है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम इन दोनों की कुछ खूबियों का इस्तेमाल करके अपने सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए यहां देखिए, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। ठीक है सर, कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं आप, तो हम कर रहे हैं जो हमारी एक साइड है कोई भी जो कि नॉन पैरेलल है, उसके पैरेलल मैंने एक और लाइन यहां बना दी। क्या किया मैंने, जो एक हमारी नॉन पैरेलल साइड है उसके पैरेलल एक लाइन बना दी। ठीक है, जो कि पैरेलल दिख नहीं रही है, अब दिख जाएगी, अभी भी नहीं, एक मिनट रुको, यहां पे। तो ये कितना है, ये है 26। ठीक है सर, आपको कैसे पता, अरे भाई पैरेलल बनाओगे तो देखो ऊपर वाली नीचे वाले के वैसे ही पैरेलल है, ये वाली आपने इसके पैरेलल बना दी तो ये बन गया एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की एक खूबी होती है कि उसकी अपोजिट साइड होती हैं बराबर, है कि नहीं। यस सर, तो अगर इस साइड वाली 26 है तो उस साइड वाली भी क्या होगी, 26 ही होगी। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? जी सर। पहले हम इसको एक काम करते हैं, इतना हिस्सा लिख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये है A B C D। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सबसे पहले कि भाई ABCD इज अ ट्रपेजियम। ठीक है, जिसमें आपको साइड्स की वैल्यू पता है। ठीक है, आपने क्या किया है कंस्ट्रक्शन, तो ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ क्या किया आपने, ड्रॉ CE पैरेलल टू AD, CE पैरेलल टू DA। ठीक है, CE पैरेलल टू DA। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर आप लिख दोगे कि AECD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि ये आपने पैरेलल बना दी है, दूसरी पहले से पैरेलल थी, तो AECD क्या हो जाएगा, आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो देयरफॉर इसकी वजह से CE वुड बी इक्वल टू DA, दैट शुड बी इक्वल टू 26 बिकॉज दे आर ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, अब ये तो हो गया पैरेललोग्राम का यूज। अब आते हैं उस तरफ, ट्राइंगल की तरफ। ठीक है, वहां मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि भाई इन ट्राइंगल BEC जो है हमारा, वहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक मीडियन या परपेंडिकुलर, आप जो भी कहें। ठीक है, अब जो मीडियन होता है या जो परपेंडिकुलर होता है वो एक ही जैसे होते हैं, वो क्या एंगल फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इन ट्राइंगल BEC ड्रॉ CF मीडियन। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, ये पूरा कितना था, 40 था, इसमें से AE किसके बराबर होगा, इसी 20 के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब 20 आप यहां ले गए तो यहां कितना बचेगा सर, यहां भी बचेगा 20, उसमें भी आपने मीडियन बना दिया तो वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा आधा, मतलब 10। क्या आपको ये समझ में आया, क्या आपको पूरी कैलकुलेशन समझ में आई, मैंने क्या किया सर, पूरा था 40, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन किया है जो कि है एक पैरेललोग्राम, तो ऊपर और नीचे वाले आपस में बराबर, तो 40 का एक हिस्सा 20 लिए ले गया, दूसरा हिस्सा 20 इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने बनाया है CF मीडियन, तो मीडियन का मतलब क्या होता है, वो दो जो आपका जो साइड है जिसपे गिर रहा है उसको बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो इस तरफ का 10, इस तरफ का 10। ठीक है, अब जो मीडियन होता है वो क्या होता है सर, वो परपेंडिकुलर होता है जिसपे गिर रहा है उस पे, ओनली इस इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि देखो अपोजिट साइड्स बराबर हैं कोई दो, तो जब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसके अंदर एक खूबी होती है कि जो मीडियन होता है वही आपका अल्टीट्यूड भी होता है, अर्थात जो दो हिस्सों में बांटता है उसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, बिकॉज आप लिख दो मीडियन ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, यहां पे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट रिवाइज करने पड़ेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई, देखो जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो जो मीडियन होगा, मतलब जो मीडियन क्या होता है, जिसपे गिरेगा उसको दो हिस्सों में बांटेगा, तो गिर किस पे रहा है ये भाई, बी पे गिर रहा है तो उसके दो हिस्से कर दिए,
उसके बाद ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है जिस पे गिर रहा है उसके, तो बी के परपेंडिकुलर। यहां पे आपको क्या मिलेगा, तो भाई अब हम एक और छोटे ट्राइंगल की ओर रुख करेंगे जिसका नाम है CFE। इसमें आपको मिल रहा है कि भाई एंगल F है 90 डिग्री, ठीक है। तो मतलब आप यहां पे क्या यूज कर सकते हैं, आदरणीय परम पूज्य पाइथागोरस जी को यूज कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई दो साइड का स्क्वायर, कौन सी दो साइड्स, जो 90 डिग्री वाले एंगल से जुड़ी हुई है वो वाली दो साइड्स के स्क्वायर को ऐड करने पर जो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड है उसके बराबर आता है। तो दो साइड जो 90 से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में एक की वैल्यू पता है दूसरे की आपको बतानी है, वो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड के बराबर होती है। चलिए यहां पे हो जाएगा 100, यहां पे आएगा x स्क्वायर, यहां हो जाएगा 676। अब आप करेंगे इसको सॉल्व तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, तो भाई x स्क्वायर मिलेगा 676 माइनस 100 दैट इज 576। 576 किसका स्क्वायर है सर, 24 का, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 24 हो जाएगी। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर, कहीं कोई शंका मन में, नो सर। तो x की वैल्यू आ गई 24, मतलब आपको आपके इस 90 डिग्री वाले एंगल की वो मिल गई वैल्यू कितनी, 24। अब एक काम करो, बाकी पूरा जो भी हमने बनाया था वो सब हटा दो, ये हमने ए ई जो भी बनाया था वो सब हटा दो, केवल ध्यान दो इस 90 डिग्री वाले साइड पे जिसकी लंबाई आपको मिल गई है कितनी, 24। अब आप इसको देख के मुझे बताइए कि आप इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, ये क्या है सर। अगर हम प्रथम दशा देखें अभी फिलहाल, तो ये हमारे ट्रेपेजियम की HEIGHT अर्थात हाइट, ऊंचाई, लंबाई है, ठीक है। और अगर मुझे ट्रेपेजियम की हाइट मिल गई तो मेरे लिए एरिया निकालना कोई बड़ी समस्या नहीं होगा। तो भाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालोगे आप, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 20 और नीचे का 40, अर्थात यहां पे हो जाएगा 60 लिख रहा हूं मैं सीधे सीधे, कैंसिल करोगे आप यहां पे 12 6 जा हो जाएगा 72, तो 720 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए आपका आंसर। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर। क्या किया आपने सर, हमने पहले स्टार्ट किया, जो हमारे पास एक्चुअल जानकारी थी उसमें केवल हमारे पास इतनी लिखी हुई जानकारी थी बस, और कुछ नहीं था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये क्वेश्चन काफी जगह पे आता है, इनफैक्ट जब आप बड़े हो जाओगे क्लासेस में, कक्षा 10वीं में एक चैप्टर है हीरोन्स फॉर्मूला, वहां भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो सबसे पहले कि सर सबसे पहले जो हमारी ये साइड है AD, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, इसका नाम रखा हमने DE सॉरी, ठीक है। इसको पैरेलल बनाने के पीछे क्या वो था हमारा मकसद कि भाई पैरेलल बन जाएगी तो ये हमें डायमेंशन मिल जाएगा, ये 26 तो ये भी 26, और ये 20 तो ये वाला हिस्सा भी 20। अब जब पूरा है 40 और ये वाला हिस्सा है 20 तो ये भी कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। तो यहां पे अब आपका ध्यान आकर्षित होता है बाजू वाले ट्राइंगल पे, जिसमें एक स्पेशल फीचर है, वो ये कि दो साइड्स की लेंथ बराबर है, मतलब वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो उसमें जब आप मीडियन बनाते हैं तो मीडियन की एक खूबी होती है कि वो परपेंडिकुलर भी होता है, ठीक है। तो न सिर्फ वो जिस पे गिरा उसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, बल्कि एंगल भी 90 बनाएगा, जिसकी वजह से आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर पाए कि भाई ये 26 है, ये 10 है, तो पाइथागोरस थ्योरम करके आपने ये निकाला कि ये है 24। और जब आपने ये निकाल दिया और बाकी पूरा जो भी तामझाम था वो हटा दिया, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये है आपके ट्रेपेजियम की हाइट। क्या है, ये आपके ट्रेपेजियम की हाइट है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर, कहीं कोई शंका मन में, नहीं सर, आसान था सवाल, उससे भी आसान जवाब, बस थोड़ा समझने की कोशिश करनी थी, वही हमने किया। हम करेंगे अब यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर। तो पहले क्या किया, पहले कंस्ट्रक्शन, फिर पाइथागोरस, फिर फाइनली एरिया निकाला हमने, तो काफी लंबा प्रोसेस हो गया था। चलिए स्क्रीन हो गई है क्लियर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्रमांक 10 है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगॉन। आपको यहाँ पे पॉलीगॉन दिया है जिसका एरिया आपको निकालना है। कुछ डायमेंशन चित्र में लिखे हैं, कुछ आपको स्वयं लिखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया है AD की लेंथ, मतलब पूरा जो AD है इसकी कितनी लेंथ है, इसकी दूरी कितनी है सर, AD की लेंथ है यहाँ पे 18। आपको शायद ये पेन ना दिखे इसलिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, लाल रंग यहाँ पे खूब खिल के दिखता है। चलिए ये हो गया AD, कितना है ये
18 के बराबर। ठीक है, अब इसमें से AQ की लेंथ है 14, तो देखो पूरा था 18, यहां तक है 14, तो ये आपका 18 और 14, तो बीच का हिस्सा कितना हो जाएगा सर 4 यूनिट्स। ठीक है, एक मिनट रुको रुको, देखो AP और AQ में फर्क देखना यहाँ पे बहुत ध्यान से, ये पॉइंट P है, पॉइंट Q इधर है, तो ये हो जाएगा Q के लिए, तो पूरा था 18, यहां पे हो जाएगा 14, तो 4 बचेगा वो बीच वाले हिस्से के लिए। ठीक है, AP की लेंथ है 12, ठीक है, पूरा था 18, यहां तक आ गया 12। ठीक है, तो बचा कितना सर, ये पूरी दूरी के लिए 6 होगा, जिसमें 4 आप पहले ही लिख चुके हो, तो बचा कितना 2 बचेगा। अब देखो 2 और 4 हो गया 6, तो आपने दोनों के पर्पस सर्व कर दिए। उसके बाद आपको दिया AN की वैल्यू 8, पूरा था 18, यहां तक है 8, तो बचा कितना 10, 10 में से 4 गया 2 गया, तो यहां कितना बचेगा, केवल 4 बचेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है जी सर। फिर AM की वैल्यू कितनी है सर, AM की वैल्यू है 4। चलिए अब यहां पे ध्यान देना, पूरा था 18, ठीक है, यहां पे आया 4, तो ये पूरा कितना है सर, ये पूरा है 14। ठीक है, 14 में से 4 गया 2 गया 4 गया, ठीक है, कितना बचा 4 4 8 और 2 10 गया, तो ये कितना बचेगा, ये भी हो जाएगा 4। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो अगर मैं इसको साफ करके फिर से लिखूं तो हमें दूरी क्या मिलेगी कि भाई ये हिस्सा है 4, ठीक है, ये हिस्सा भी है 4, ये हिस्सा भी है 4, और यहां पे है 2 और यहां पे है 4। कौन से हिस्से, ये जो हमने लाइंस बनाई है अब उतने। ठीक है सर, कहीं पे 4 इतना बड़ा, कहीं पे 4 इतना छोटा, वो डायग्राम बनाने में कई बार इंसान को इतना ध्यान नहीं रहता है। अब एक बार चेक कर लो, AD पूरा आना चाहिए 14, तो 4 4 8 4 12 4 16 2 18, सही है। ठीक है, AQ आना चाहिए 14, मतलब Q तक पहुंचते पहुंचते आपका आंसर कितना होना चाहिए 14, तो 4 4 8 4 12 और 2 14, सही है। AP आना चाहिए 12, 4 4 8 4 12, सही है। उसके बाद फिर AN आना चाहिए 8, 4 और 4 8 आ गया। उसके बाद AM आना चाहिए 4, तो वो लिखा है हमने 4। चलिए, और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सारे मेजरमेंट्स यूज करके हम इस पर्टिकुलर हमारे पॉलीगॉन का एरिया निकालेंगे। ठीक है, 4, ये छोटा हिस्सा 2 और लास्ट वाला 4। चलिए, अब पहले आपको तो यहां पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन कौन से शेप्स हैं। सर एक तो ये ट्राइंगल, बहुत खूब सर, एक ट्राइंगल होगा उस तरफ, ये बड़ा सा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, पहले हम खाली ट्राइंगल की बात कर लेते। चलो, एक इसके ठीक नीचे जो कि यहां पे होगा, एक मिनट रुक जाओ, पहले इसको सही कर ले, फिर ये हो जाएगा आपका नीचे इसके ठीक इधर पे नीचे, और एक आएगा इस तरफ। ठीक है, हमेशा आप ऑब्जेक्ट को कहां से पकड़ते हैं, टर्न से। ठीक है, जैसे देखो यहां पे हल्का सा टर्न आ गया, तो ये ट्राइंगल को मैंने आगे नहीं बढ़ाया, यहीं पे खत्म कर दिया। और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये कोई दूसरा ट्रेपेजियम बन रहा है बेसिकली, जिसको हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, ऊपर भी देखो यहां पे आपका टर्न आ रहा था हल्का सा, तो मैं समझ गया कि भाई यहां पे कोई दूसरा ट्रेपेजियम बन रहा है, जिसको हम इस ट्राइंगल में इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने से। पहले निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, सबसे इधर वाला जिसका नाम है AMF, इधर वाला। ठीक है, बेस है उसका 4, तो हाफ इंटू बेस है उसका 4, हाइट है उसकी 5। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे, कैंसिल करके करोगे, यहां पे 2 5 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपका इस ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, फिर एरिया ऑफ दूसरा क्या है, उस तरफ का ट्राइंगल जिसका नाम रख रहे हैं आप DQ, नहीं उसका नाम है कितना, DPE। ठीक है, ये ध्यान रखना, Q नीचे वाले के लिए, P ऊपर वाले के लिए। ये देखो यहां पे कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला, तो ये कहां तक जा रहा है, ये P तक जा रहा है, Q तक नहीं। ठीक है, इसका बेस है कितना, 4 और 2 बेस हो जाएगा 6, हाइट भी है उसकी 6 जैसा कि वहां पे लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा सर, 6 इंटू 6 हो जाएगा 36, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होगा सर, नीचे एक ट्राइंगल है, बिल्कुल ठीक, नीचे एक ट्राइंगल है उधर छोटा वाला। ठीक है, उसके बारे में आपको क्या पता है कि सर बेस है उसका 4। ठीक है, तो ये बेस है 4, और ये वाली हाइट कितनी है सर, ये भी है 4। ठीक है, क्योंकि वहां जगह नहीं इसलिए वहां साइड में लिखा है। तो भाई ये हो जाएगा एरिया ऑफ, क्या नाम है उसका, P, उसका नाम है CQD, हाफ इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 को डिवाइड करोगे, आधा करोगे तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे है देखो ये वाला छोटा सा एरिया ट्राइंगल, तो ये Q पे खत्म हो रहा है, P पे नहीं, P है ऊपर वाली दूसरी वाली साइड के लिए। ठीक है, चलिए
इसकी वैल्यू थी 4। अब आ जाओ इस तरफ ये वाले पे, ठीक है, इसका ट्राइंगल का नाम क्या है, तो भाई एरिया ऑफ ए बी एन कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ए एन की जगह लिखोगे 8 और ए जो एन बी है उसकी जगह लिखोगे 5, तो 2 और ये 4, 8 5 4 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब तक आपको 4 जगहों के एरिया मिल गए हैं, जिनको मैं यहां डायग्राम में एक बार लिख देता हूं। जैसे ये है 10, ठीक है, यहां पे है 18, यहां पे है 8 और ये लास्ट इधर वाले में है 20, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जो 2 ट्रपेजियम हमारे पास बच गए जिनका एरिया अब तक हमने नहीं लिया है। चलिए ट्रपेजियम को पहले हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो भाई एक ट्रपेजियम ये रहा, जिसकी एक पैरेलल साइड ये रही, दूसरी पैरेलल साइड ये रही, ये होगा आपका बेस या हाइट जिसे आप कहेंगे, और इसका तो कुछ काम ही नहीं है। चलिए तो ये एम पी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होगी। तो सर ये रीजन था 4, ये भी था 4, तो हो जाएगी 8, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम एम पी ई एफ मैं लिख रहा हूं यहां पे, एरिया ऑफ एम पी ई एफ हाफ इंटू, अब देखो हाइट क्या होता है, पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी। तो ये साइड इसके पैरेलल है तो बीच की दूरी कितनी है, 4 और 4 8 हो जाएगी। तो हाफ इंटू 8 इंटू वहां पे 5 और 6 मिलके हो जाएंगे 11, है ना। सम ऑफ पैरेलल साइड्स करना है तो 6 और 5 मिलके लिख दिया 11। ये 2 और ये 8 हो जाएगा यहाँ पे 4, आंसर आएगा आपका 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो तो नहीं गए, नहीं सर जाग रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे कैलकुलेशन करने थोड़ा दिमाग तो लगेगा ही, ठीक है। चलिए फिर एरिया ऑफ दूसरा वाला क्या है, सर दूसरा वाला है आपका नीचे वाला ट्रपेजियम जो कि इधर पे है, ये रहा, ये 5, ये 4, ये आपकी हाइट हो गई कितनी सर, ये 4 और ये वाला हिस्सा 2 मतलब 6, है ना। देखो P से लेकर Q तक की दूरी कितनी थी, 2 की थी, फिर Q से लेकर D तक की 4 है, पर आपको P से Q तक की चाहिए क्योंकि Q पे आपका ट्रपेजियम खत्म हो रहा है। तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ, नाम क्या उसका, एन क्यू सी बी, तो हाफ इंटू आपका बेस हो गया कितना, हाइट हो गया सॉरी कितना सर, ये होता है पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी, तो 4 और 2 हो जाएगा 6, और आपकी पैरेलल साइड्स है 5 और 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहां 2 और यहां पे 3, 9 तिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया। अब क्या करेंगे हम, सर इन सबको कर देंगे ऐड, तो ये है 44, ये है 27, चलिए ऐड कीजिए। तो सर 10 और 18 हो जाएगा 28, ठीक है। 28 और 44 जब आप करेंगे तो 8 4 12, 4 2 6 1 7, ठीक है। तो ऊपर वाले का आ गया 72, नीचे एक और 28 है, मतलब ये 20 और वहां का 8 हो गया 28 और एक 27, ठीक है। 7 और 8 हो जाएगा 15, 15 और 2 हो जाएगा 17, 4 7 2 9 1 10 2 12, 127 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है हमारा इस पर्टिकुलर ट्रपेजियम का एरिया। कितना आ रहा है, 127 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया कैसे कि आपने अलग अलग हिस्सों का अलग अलग एरिया निकाला, फिर उन सबको ऐड करके अपना फाइनल आंसर निकाला 127 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करेंगे हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को एक बार अच्छे से क्लियर। आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जितने ज्यादा पार्ट्स आपको दिख रहे हैं उन सब में ब्रेक कीजिए, उसके बाद आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा वो शेप है और उसके हिसाब से एरिया निकालिए, आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल क्रमांक 11, अच्छा सवाल है, ठीक है। हॉर्स टेबल इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड whose external dimensions are 70 35 40, ठीक है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट दी आपको, surmounted by a cylinder halved vertically through the diameter of 35 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, देखो यहां पे कि आपने मान लीजिए ऐसा कुछ क्यूबॉइड शेप का बनाया आपका स्टबल, ठीक है, जहां पे हॉर्सेस को रुकवाया जाएगा, ठीक है। ये हो गया उनकी हाइट, और एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा हम अच्छा बनाते हैं इसको, ट्राई करेंगे थोड़ा सा और इधर जी, चलिए होप सो ये अच्छा बने, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पे आपने एक ऐसा आधा सिलेंडर कट करके रख दिया है, तो ये आपका मान लो अगर इसे ज्वाइन करें हम अगर, तो ऐसा कुछ बनाया है आपने, ठीक है। तो ऊपर क्या है, ऊपर सिलेंडर है, ठीक है, आधा, और नीचे है आपका क्यूबॉइड, ठीक है। समझ पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं आप, आधा सिलेंडर है, पूरा नहीं है ना। तो ये ऊपर का आधा सिलेंडर हो गया और नीचे आ गया आपका क्यूबॉइड। यहाँ पे आप हॉर्सेस रखिए, डोंकीज रखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए डायमेंशन अगर आप हम लिख दें तो यहाँ पे हो जाएगा 70, ये 35 और आपकी हाइट है यहाँ पे 40। अब क्या बोल रहा है आपसे
ठीक है। हाफ वर्टिकली थ्रू डायमीटर कितना है, डायमीटर 35। देखो हमने भी डायमीटर कितना बनाया है, 35 ही बनाया, मतलब हमने सही ड्रॉ किया। ठीक है, चलिए। एंड इट इज ओपन फ्रॉम वन रेक्टेंगुलर फेस 70-40। अब ऑब्वियस सी बात है, हॉर्स का स्टबल है तो हॉर्स के आने जाने का रास्ता होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सामने वाली जगह पे कुछ लगाया ही नहीं है, मतलब सीधे वहां पे हो सकता है अंदर केबिन बना दिए हो कि अलग अलग हॉर्सेस के वेट खड़े होने के लिए, बट लेकिन सामने न कोई दरवाजा है ना कुछ है, कुछ है ही नहीं, कोई वॉल ही नहीं है। ठीक है, इट्स ओपन, जैसे होता है ना कार गैराज होता है वैसा कुछ, तो ओपन है। ठीक है, अंदर वहां जगह होगी, वहां पे हॉर्सेस खड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, गेट ओपन भाई, आने जाने में कोई समस्या नहीं हो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द एक्सटीरियर। ऑब्वियस सी बात है भाई, आप पेंट करोगे तो पेंटिंग का खर्चा कहां आएगा, सर सामने पेंट नहीं होगा तो वहां नहीं आएगा, तो एक इधर, एक पीछे के साइड, एक इस तरफ, तो 3 वॉल्स को पेंट करना है। और साथ में ये जो ऊपर जो सिलेंडर शेप का आपने बनाया है आधा सिलेंडर, उस आधे को भी तो पेंट किया जाएगा, उसको थोड़ी ना छोड़ दोगे। ठीक है, तो ये आधे को भी पेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया टू बी पेंटेड पहले वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, एरिया टू बी पेंटेड, कितना पेंट करना है, इसका आपको मेजरमेंट कैसे मिलेगा सर, एक तो हो जाएगा एरिया ऑफ 3 वॉल्स, ठीक है ये, और साथ में हो जाएगा प्लस एरिया ऑफ हाफ सिलेंडर। एरिया मतलब कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कितना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, या माफ कीजिए काम कीजिए, कर्व नहीं, क्योंकि सर यहां वाला इधर भी तो पेंट करोगे तो क्या हो करेंगे आप, टोटल सरफेस एरिया का आधा। ठीक है, तो आप करोगे यहां पे सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ टॉप, सिलिंड्रिकल टॉप। अब जरा यहां हम देखते हैं कि भाई किसका क्या शेप बनेगा। चलिए, 3 वॉल्स का मतलब है कौन कौन सी 3 वॉल्स, सर एक तो ये वाली जिसमें ये है आपकी ब्रेथ और ये है आपकी हाइट, तो ऐसी 2 वॉल है, एक इस तरफ एक उस तरफ, तो 2BH। भाई एक वॉल का एरिया बेस इनटू हाइट, क्योंकि वो रेक्टेंगल शेप है, उसका दूसरी तरफ तो डबल हो जाएगा। एक पीछे वाली होगी तो जिसका होगा L इंटू एच, मतलब लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, पीछे वाली, आगे वाले में वॉल ही नहीं है तो वहां पेंट नहीं होगा, नीचे फ्लोर है तो वहां पेंट नहीं होगा। अब बात करते हैं सिलेंड्रिकल टॉप की। अब सिलेंड्रिकल टॉप में कहां कहां होगा पेंट, सर सिलेंड्रिकल टॉप में पेंट होगा, एक तो आपके ये सिलेंडर का जो पूरा कर्व है यहां पे होगा। ठीक है, इधर पे पूरा पेंट होगा, जी हाँ बिल्कुल। उसके बाद ये वाले रीजन में भी पेंट होगा, लेकिन ये आधे सेमी सर्कल, ये आधे सर्कल है, तो हम क्या करेंगे भाई, अगर ये पूरा होता सिलेंड्रिकल तो होता टोटल सरफेस एरिया, आपने उसको एग्जैक्टली बीच में से वर्टिकली कट किया है। ठीक है, मतलब अगर ऐसे माने हम सिलेंडर, तो आपने कट कैसे किया, कुछ इस प्रकार कट किया बीच में से, तो मतलब बेसिकली आधा रीजन आपके पास है, तो यहां हो जाएगा प्लस हाफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वाई टोटल सरफेस एरिया, बिकॉज टॉप और बॉटम भी है, भले ही आधी आधी है पर है तो सही, तो पूरे का आधा कर दो। अब आप निकालोगे आधा कर्व सरफेस एरिया, फिर आधा सर्कल इस तरफ आधा इस तरफ, उतना सॉल्व करोगे उससे बेटर है टोटल सरफेस एरिया का हाफ कर दिया आपने। चलिए वैल्यूज पुट करो, तो भाई 2 इंटू आपका ब्रेथ है 35, हाइट है 40, लेंथ है आपका 70 और हाइट है 40। चलिए ये हो गया। ठीक है, 2 इंटू एच, बी इंटू एच और एल इंटू बी, एल इंटू एच सॉरी, प्लस हाफ ऑफ टीएसए का फॉर्मूला होता है कितना सर, 2 पाई आर, आर प्लस एच होता है टीएसए का फॉर्मूला। चलिए, तो ये 2 से 2 पहले ही मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहां पे आप सॉल्व करेंगे, 35 दूनी हो जाएगा 70, 70 चौके हो जाएगा 2800, ये भी 2800, और यहाँ पे 7 4 28, वो भी 2800। वहां पे पाई की जगह 22/7, रेडियस हो जाएगा 35/2, है ना, क्योंकि डायमीटर कितना है 35 है, तो रेडियस हो जाएगा उसका आधा, 35/2, और यहां पे मिलेगा आपको 35/2 प्लस एच कितना है, हाइट कितना है उसका, सर हाइट देखो ये सामने वाले के बराबर होगा तो ये होगा 70, हाइट का ध्यान रखना। ठीक है, डोंट राइट 40 बिकॉज क्यूबॉइड की 40 है, सिलेंडर के लिए ये हाइट है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 70 हो जाएगा वो। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो भाई 7 और यहाँ पे 5, ये 2 और यहां हो जाएगा 11। अब आप करेंगे सॉल्व, 28 को जोड़ के आएगा 5600। ठीक है, प्लस 11 5 हो जाएगा 55। ठीक है, इंटू 35 और 70 का जब आप ऐड करेंगे 35 हो जाएगा 17.5, है ना, 34 के बाद होता है 17, तो 17.5, तो 70 और 17.5 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 67.5। ठीक है, इसमें करना है 55 से मल्टीप्लाई,
तो 67.5 इंटू 55 ताकि हम एग्जैक्ट आंसर निकाल सकें। 67.5 इंटू 55, 5 4 जा 20, 0 यहाँ 2 नहीं 5 5 जा 25 सॉरी 5 यहाँ 2 ऊपर, ठीक है 7 5 जा 35, 36 37 7 यहाँ 3 ऊपर, 6 5 जा 30 और ये 33 और यहाँ पे भी 3 3 7 5। चलिए पीछे आएगा 5 7 5 हो जाएगा 12, 7 और 3 10 1 11, 3 और 3 6 1 7 और यहाँ पे 2 कितना 3712.5। एक बार चेक कर लो सर, आपने यहाँ पे 70 प्लस 17.5 बोला था, तो 70 प्लस 17.5 करेंगे तो आएगा ये 87.5। जी हाँ बिल्कुल ठीक, क्षमा चाहूंगा थोड़ा सा, 87.5 होगा यहाँ पे। अब करेंगे इंटू 55 तो आपका आंसर आएगा 87.5 इंटू 55, 5 5 25, 5 यहाँ 2 ऊपर, 7 5 36 37 7 यहाँ 3 ऊपर, 8 5 जा 40 प्लस 3 हो जाएगा 43, ये भी 43 और यहाँ हो जाएगा 4375। चलिए 5 ये, ठीक है 7 5 12, 7 और 3 9, 1 10 और 1 11, ठीक है तो 1 कैरी, 4 और 3 7, 1 कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4812.5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा 4812.5। एक बार चेक कर लीजिए आपने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। टीएसए होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है आपने हाफ वहां पे कैंसिल कर दिया। आपके पास बचा रेडियस कितना था सर, डायमीटर है 35 तो रेडियस आधा मतलब 35/2, बिल्कुल ठीक है, ठीक है 35/2 को आपने लिखा 17.5 ऐड करके आंसर आया 4812.5। तो आपका टोटल एरिया कितना हो गया सर, टोटल हो गया 5600 प्लस 4812 कितना 4812.5। इनको जब आप ऐड करेंगे 0.5 यहां आ जाएगा 12, 8 और 6 हो जाएगा 14, 5 और 4 9 1 10, 10,412 होना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। अब यहां पे 10,412.5 आपका आंसर आ रहा है। कॉस्ट कितनी है सर, कॉस्ट है ₹2 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस्ट निकालने के लिए यहां पे आप करेंगे इंटू 2 जो कि हो जाएगा 5 2 जा 10 तो 0 यहां 1 ऊपर, 2 2 जा 4 1 5, ठीक है यस सर। यहां पे 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 20,825 रुपए आपकी कॉस्ट आ रही है। कितनी आ रही है कॉस्ट इंटू 2 करने पर सर, 20,825 रुपए आ रही है हमारा मूल्य। मतलब इसको पेंट कराने में कितना खर्चा होगा 20,825। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर, बहुत ही आसान था ये सवाल, थोड़े कैलकुलेशन थे, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग था। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने ये देखा कि कितना एरिया पेंट करना है। वो कैसे डिसाइड किया आपने? सर सवाल में दिया था कि सामने कुछ नहीं है तो हमने वो नहीं लिया, बट लेकिन यहाँ पे हमने 3 वॉल्स कंसिडर किए और जो ऊपर हमारा आधा सिलेंडर जो था, ठीक है आधा मतलब वर्टिकली आधा कट करके उसको जो रखा था उन्होंने, उसका एरिया कितना पेंट होगा वो निकाला। वो कैसे निकाला सर? जब पूरे सिलेंडर का निकालते हैं तो टीएसए लेते हैं, यहां पे चाहिए आधा सिलेंडर इसलिए उसका हाफ कर दिया है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। इसके अलावा जो तीनों वॉल्स थी उसके लिए 2 वॉल्स जो कि आमने सामने थी उसके लिए बेस इंटू हाइट का डबल और पीछे वाली के लिए एल इंटू एच कर दिया। सॉल्व करने के बाद वैल्यूज निकाली आपने दोनों एरियाज की और फिर निकाली फाइनली टोटल कॉस्ट जो कि आ रही है 20,825 रुपए। इसी के साथ हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब अगला पड़ाव है हमारा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि है हमारी वेबसाइट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब फुल्ली फंक्शनल है जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का कंटेंट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको बस क्या करना है, आपको करना है इतना सा काम कि गूगल पे जाइए, मैग्नेट ब्रेन्स टाइप कीजिए, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी जहां पे आप अपनी क्लास की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी चीज आप पढ़ना चाहते हैं उसके टैब पे क्लिक करके आसानी से पढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको एग्जाम्पलर पढ़नी है कक्षा 8वीं की, तो आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के टैब पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको 6 से लेकर 12 तक की जिस सब्जेक्ट की जो एग्जाम्पलर हमने डिलीवर कर दी वो सब आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। उदाहरण, आप कक्षा 8वीं के एग्जाम्पलर पढ़ना चाहते हैं तो साइंस और मैथ्स के एग्जाम्पलर यहीं पे है, बस आपको वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे आपको एक चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाती है कि हर एक चैप्टर में कितने सेशंस हैं, हर एक सेशन की लेंथ कितनी है, तो उस हिसाब से आप अपना दिन प्लान करके, हफ्ता प्लान करके पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सेशन खुल जाएगा एग्जैक्टली लाइक अ यूट्यूब वीडियो। कुछ डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे सेम टीचर्स हैं, सेम तरीके से पढ़ाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ओनली थिंग इज कि यहाँ पे आपको एक अच्छा एडवांटेज ये होता है कि ना कोई एडवर्टाइजमेंट आती है,
ना कोई डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, ना कोई नोटिफिकेशंस, केवल आपका पूरा फोकस कहाँ रह सकता है, पढ़ाई के ऊपर रह सकता है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, इस बात का पूरा ध्यान हम रखते हैं थ्रू अ न्यू वेबसाइट एंड द ऐप। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ अ सेशन। इस सेशन में हमने क्या देखा, तो बेसिकली हमने हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर क्रमांक 11 जिसका नाम है मेंसुरेशन, उसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया और करीब 10-11 अच्छे एग्जांपल्स किए, जिनके वजह से हमें मालूम चला कि इस चैप्टर में कैसे सवाल आने वाले हैं। तो बेसिकली ये पूरी जो पिक्चर आने वाली है उसका एक ट्रेलर था। अब आप क्या करेंगे, आपके लिए छोटा सा होमवर्क ये है कि सारे एग्जाम्पल्स को एक बार दोबारा सॉल्व करेंगे और समय मिलेगा तो आगे के क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। बाकी तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।